गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल की क्लास में हमने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस पार्ट की। किसकी बात की थी कल? यूट्रस पार्ट की। यूट्रस के फंक्शंस के बारे में हमने बात की, यूट्रस के लेयर्स के बारे में बात की और यूट्रस के पार्ट्स के बारे में हमने कल की क्लास में बात की। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं एंड साल्पिंज भी कहते हैं। ठीक है, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। तो दीज आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन। यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रॉम यूट्रस इन बोथ साइड, यूट्रस के दोनों साइड। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है यूट्रस के दोनों साइड। पेयर्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, जोड़े में होती है। यूट्रस के दोनों साइड दो होती हैं तो पेयर्ड हो गई, पेयर्ड ऑर्गन हो गई। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर ईच। एक की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है, या 4 इंच भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब की। तो फैलोपियन ट्यूब के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 4 पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब के। फर्स्ट पार्ट को हम इंटरस्टिशियल कहते हैं, सेकंड पार्ट इस्थमस कहलाता है, थर्ड पार्ट एम्पुला एंड फोर्थ पार्ट इज इन्फंडिबुलम। इंटरस्टिशियल पार्ट कौन सा होता है? जो यूटेराइन कैविटी से अटैच होता है वो होता है इंटरस्टिशियल। सेकंड नंबर का जो होता है वो इस्थमस होता है एंड थर्ड नंबर का एम्पुला एंड फोर्थ नंबर का पार्ट क्या कहलाता है? इन्फंडिबुलम कहलाता है। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, इंटरस्टिशियल पार्ट की। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल पार्ट की अगर अपन बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है? चौड़ा कितना होता है? इसका व्यास कितना होता है? तो ये होता है 1 मिलीमीटर डायमीटर इसका होता है। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट, यह सबसे छोटा एंड नैरोवेस्ट संकरा। कैसा? सबसे छोटा एंड सकरा पार्ट होता है ऑफ फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा एंड सकरा पार्ट यही होता है। यूटेराइन ओपनिंग होती है नियर फंडस के। अब इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? नियर फंडस के इसकी ओपनिंग होती है इंटरस्टिशियल पार्ट की। किस किस के बीच में? इंटरस्टिशियल स्पेस एंड यूटेराइन कैविटी के बीच में। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस एंड यूटेराइन कैविटी के बीच में इसकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे इस्थमस पार्ट की, जो फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, अब इस्थमस पार्ट की लेंथ की अगर अपन बात करते हो तो इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर की, जो कि फर्स्ट पार्ट इंटरस्टिशियल पार्ट से बड़ा होता है एंड डायमीटर भी इसका ज़्यादा होता है इस्थमस पार्ट इंटरस्टिशियल पार्ट से। ठीक है, कितना होता है? 2 mm इसका डायमीटर होता है और यह कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है फर्स्ट पार्ट एंड एम्पुला पार्ट थर्ड पार्ट को यह कनेक्ट करता है। ठीक है, इट इज एनाटोमिकली स्पिंचर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यह फैलोपियन ट्यूब का एनाटोमिकली रूप से स्पिंचर का काम भी करता है। ठीक है, किसका काम करता है? स्पिंचर का काम भी करता है। इट इज बेस्ट साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी हम कभी करते हैं तो इस पार्ट को ही कट करते हैं, सेकंड पार्ट को ही, इस्थमस पार्ट को ही कट करते हैं। तो ये बेस्ट साइट कहलाती है ट्यूबेक्टोमी पार्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सभी स्टार लगा के नोट करेंगे कि यह बेस्ट साइट होती है ट्यूबेक्टोमी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट तो एम्पुला होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो रप्चर होती है, जो ट्यूब कौन सी रप्चर होती है? एम्पुला में तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जो यह बड़ी होती है और रप्चर कहाँ से होती है? तो मोस्ट कॉमन साइट होती है रप्चर होने की इस्थमस पार्ट से यह रप्चर होती है। ठीक है, ये हो गया अपना इस्थमस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे एम्पुला पार्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एम्पुला पार्ट की। एम्पुला जो पार्ट होता है वो थर्ड नंबर का पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। यह सबसे बड़ा एंड सबसे चौड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। तो इसके बारे में हम बात करें तो इसकी लेंथ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ लंबाई होती है। इसके डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसका डायमीटर होता है 8 से 10 mm का।
कितना होता है इसका डायमीटर? 8 से 10 mm या 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ये, ठीक है। वही हमने बताया था आपको कि यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सबसे बड़ा पार्ट होता है। वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन साइट। कौन सी साइट मोस्ट कॉमन साइट होती है? किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। किसके लिए? इस यहाँ एम्पुला पार्ट में ही ओवम एंड स्पर्म आकर फर्टिलाइज होते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट होती है ये फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन साइट होती है किसके लिए? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब एम्पुला पार्ट में ही जो है जो जायगोट बनता है उसका स्थापित हो जाता है, यहीं पे उसकी ग्रोथ होती है, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूट्रस के अलावा कहीं जायगोट जो है कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट जो है वो स्थापित होता है या और उसकी ग्रोथ होती है, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है? एम्पुला पार्ट में ही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ किसके लिए? ट्यूबल अबॉर्शन के लिए। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसमें होगी तो अबॉर्शन भी यहीं से होता है, ठीक है, यहीं से अबॉर्शन भी होता है। तो ये मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्यूबल अबॉर्शन के लिए। ये हो गया अपना एम्पुला पार्ट कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 4th नंबर पार्ट की, इनफुंडिबुलम पार्ट की, ठीक है। तो इनफंडिबुलम पार्ट की अगर लेंथ की अगर बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। यह डायमीटर होता है इसका 2 mm का, ठीक है। ये जो लास्ट पार्ट होता है ये इनफंडिबुलम पार्ट होता है। इट इज लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंत में, लास्ट में, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये उंगली के नुमा उभार जो होते हैं, ये उंगली नुमा उभार जो होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कार्ड फिम्ब्राई कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? फिम्ब्राई कहलाते हैं, ठीक है। ये उंगली के नुमा संरचना जो होती है फिम्ब्राई के आकार की, इन्हें फिम्ब्राई कहते हैं। 1 फिम्ब्राई एक्सटेंड अप टू ओवेरी, एक जो फिम्ब्राई होती है वो ओवेरी तक पहुंची हुई होती है, ठीक है। वो कार्ड ओवेरियन फिम्ब्राई, वह जो फिम्ब्राई ओवेरी तक पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? ओवेरियन फिम्ब्राई कहते हैं, ठीक है। विच कंटेन, जो रखती है ओवेरियन या एब्डोमिनल ओपनिंग। इस ओवेरियन फिम्ब्राई में ओपनिंग होती है, जैसे कि ये ओवेरी है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लेकिन एक ओवेरी जो होती है, एक फिम्ब्राई जो होती है वो पहुंची हुई होती है ओवेरी तक और इसमें ओपनिंग पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? ओवेरियन फिम्ब्राई, ठीक है। और इसमें ओपनिंग पाई जाती है उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ओवेरियन ओपनिंग या एब्डोमिनल ओपनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओवम की तो ओवम ट्रेवल करता है 3 से 4 सेंटीमीटर, कहाँ तक पहुंचने में? रीच एम्पुला तक। यहाँ से ओवम रिलीज होगा और यह एम्पुला तक पहुंचने में 3 से 4 सेंटीमीटर का रास्ता तय करता है, ठीक है। और स्पर्म ट्रेवल करता है 13 से 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। कहाँ तक पहुंचने में? एम्पुला में। यहाँ से स्पर्म आएगा सर्विक्स से होता हुआ, यूट्राइन बॉडी से होता हुआ, फिर फैलोपियन ट्यूब में आएगा, फिर इंटरस्टिशियल पार्ट में, फिर स्थमस पार्ट में, फिर एम्पुला में पहुंचेगा, ठीक है। तो स्पर्म को तो एम्पुला तक पहुंचने में 13 से 14 सेंटीमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन ओवम को एम्पुला तक पहुंचने में 3 से 4 सेंटीमीटर का ही रास्ता तय करना पड़ता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एब्डोमिनल ओपनिंग या फिम्ब्राई। ये जो मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये जो एक फिंगर लाइक संरचना होती है वो ओवेरी तक पहुंची होती है और उसमें एब्डोमिनल ओपनिंग पाई जाती है। ये जो फिम्ब्राई होती है ये रिसीव करती है सेकेंडरी oocyte, जो ओवम होता है वो अपना सेकेंडरी oocyte होता है उसको रिसीव करती है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के समय किसको रिसीव करती है? ये फिम्ब्राई ओवम को रिलीज करती है जो कि सेकेंडरी oocyte होता है, एंड जो माइग्रेट करती है किसकी साइड? जैसे ये है और माइग्रेट करती है एम्पुला की साइड, टुवर्ड वेजाइना एंड एम्पुला, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग पाई जाती है। एकमात्र ऐसी कैविटी होती है जिसमें 2 ओपनिंग पाई जाती है। तो फर्स्ट जो ओपनिंग होती है उसकी बात करें तो यूटेराइन ओपनिंग। कौन सी? यूटेराइन ओपनिंग, ठीक है। ये कहाँ होती है? नियर द फंडस, फंडस के समीप होती है।
ये जो फर्स्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ यूटेराइन ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर यूटेराइन ओपनिंग प्रेजेंट होती है। किस किस के बीच में? बिटवीन फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेराइन कैविटी। ये यूटेराइन कैविटी है और फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है। इसके बीच में क्या पाई जाती है? यूटेराइन ओपनिंग पाई जाती है। सेकंड ओपनिंग कहाँ पाई जाती है? ओवेरियन या एब्डोमिनल ओपनिंग कहते हैं जिसे, वो पाई जाती है ओवेरी एंड फिम्ब्राई के बीच में। मैंने अभी बात की थी, ये ओवेरी एंड ये फिम्ब्राई, तो इसके बीच में ये जो ओपनिंग पाई जाती है उसे कहते हैं ओवेरियन फिम्ब्राई या एब्डोमिनल ओपनिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स की लेयर के बारे में। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं फैलोपियन ट्यूब की? तो फैलोपियन ट्यूब की मोस्टली 3 लेयर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? आउटर लेयर, जो कि किसकी बनी हुई होती है? फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, सेकंड लेयर होती है मिडल लेयर। मिडल लेयर किसकी बनी होती है? सभी एवरी टिश्यू में मिडल लेयर जो होती है वो मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई होती है। किसकी? मसल्स से मिलकर होती है, मस्कुलर होती है। कैसे अरेंज होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स फाइबर्स अरेंज होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स फाइबर्स अरेंज होते हैं मिडल लेयर में। इट इज स्मूथ मसल्स या स्मूथ मसल्स होती है विच हेल्प इन, जो सहायता करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, या स्मूथ मसल्स होती है जो हेल्प करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराने में। कहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराने में हेल्प करती है? फैलोपियन ट्यूब में पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराने में हेल्प करती है मसल्स। ठीक है, एंड थर्ड जो लेयर होती है वो होती है इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है जो म्यूकस की बनी होती है, विच हैव 2 टाइप सेल। इनर लेयर में 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। ठीक है, जो इनर जो लेयर होती है फैलोपियन ट्यूब की, उसमें 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? तो फर्स्ट नंबर की आएगी सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल। ठीक है, कौन सी? सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल। तो फर्स्ट सेल होती है सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल। इसका क्या काम होता है? दीज आर स्पेशल सेल। यह एक स्पेशल टाइप की सेल होती है विच कंटेन सीलिया, जिसपे क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हेयर के समान ऐसे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनर जो लेयर होती है उसके ऊपर। और वो सीलिया क्या करते हैं? विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, ये सीलिया क्या करते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है तो ये स्पर्म एंड ओवम को क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में आगे की ओर धकेलने में सहायता करते हैं। ठीक है, दीज आर स्पेशल सेल विच कंटेन सीलिया विच हेल्प इन, जो सहायता करते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड ओवम और जायगोट की इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म एंड ओवम को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। कौन? क्या? सीलिया। ठीक है, निकोटीन एंड स्मोकिंग डिस्ट्रैक्ट द सीलिया। अगर कोई व्यक्ति निकोटीन, अगर कोई फीमेल लेडीज है या फीमेल है वो निकोटीन एंड स्मोकिंग करती है तो उसके सीलियास जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने के चांस होते हैं। अगर सीलियास डिस्ट्रैक्ट हो गए तो स्पर्म एंड ओवम मूवमेंट नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है, निकोटीन एंड स्मोकिंग डिस्ट्रैक्ट द सेलिया। निकोटीन एंड स्मोकिंग है वो सीलिया को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। रिजल्ट में स्मोकिंग क्या कर सकती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर सकती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अगर सीलिया जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका मोस्ट कॉमन कारण क्या है? स्मोकिंग भी नहीं होता, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है साल्पिंज टीबी। डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? साल्पिंज टीबी के कारण सबसे ज्यादा जो सीलियाज हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो साल्पिंज टीबी अगर किसी फीमेल को हो गई तो उसके मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे? डॉट्स थेरेपी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? डॉट्स थेरेपी को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप की सेल की बात करते हैं, पैग सेल की। ठीक है, कौन सी सेल की? पैग सेल की। देयर इज सम सीलिएटेड सेल। ठीक है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें सीलिएटेड सेल पाई गई थी। मैंने बताया था आपको सीलिएटेड सेल पाई गई थी।
तो देयर इज सम सीलिएटेड सेल, ये कुछ सीलिएटेड सेल होती हैं जो आर फाउंड बिटवीन, जो पाई जाती हैं सीलिएटेड सेल के बीच में। ठीक है, ये जो सीलिएटेड सेल थी उसके बीच में कुछ सीलिएटेड सेल पाई जाती हैं। ठीक है, सीलिएटेड सेल के बीच में ही कुछ सीलिएटेड सेल पाई जाती हैं जो कहलाती हैं पैग सेल। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये जो सीलिएटेड सेल होती हैं ये क्या काम करती हैं, विच सिक्रेट ट्यूबुलर फ्लूइड। ठीक है, ट्यूबुलर फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, टू डेवलपिंग जाइगोट, किसको, डेवलपिंग जाइगोट को, टिल बिफोर इम्प्लांटेशन, यूट्रस में इम्प्लांट होने से पहले। ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांट होने से पहले जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती हैं, तो पैग सेल प्रोवाइड करती हैं, जब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है तब तक। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साल्फिंजेक्टोमी क्या होता है, साल्फिंजेक्टोमी, तो साल्फिंजेक्टोमी का मतलब होता है ये एक सर्जरी है जो रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब को इसमें रिमूव करते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, साल्फिंजेक्टोमी। साल्फिंजाइटिस, आइटिस वर्ड लग गया, इसका मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है, तो किस में इन्फ्लामेशन हुआ है, साल्फिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाना साल्फिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म आती है साल्फिंजोस्टोमी। कौन सी, साल्फिंजोस्टोमी। ये जोस्टोमी क्या होता है, ये होती है एक ओपनिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, ओपनिंग होती है। अब एक टेस्ट की बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में काफी बार पूछा गया है। तो ये एक टेस्ट होता है रूबिन टेस्ट, जो किसके लिए यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है वो चेक करेंगे हम। तो यह इसे इंसफलेशन या ट्यूबल इंसफलेशन टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसफलेशन या ट्यूबल इंसफलेशन टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट जो किया जाता है, ये जो होती है फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके टेस्ट होता है ये। ठीक है, तो यह एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इट इज टेस्ट टू चेक पेटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन, इस टेस्ट में क्या चेक करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करते हैं। ठीक है, रूबिन टेस्ट में फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करते हैं। कौन सी गैस यूज लेते हैं इस टेस्ट में, CO2 गैस। कौन सी गैस यूज लेते हैं इस टेस्ट को करने के लिए, CO2 गैस का यूज लिया जाता है। टाइम कब किया जाता है, प्री ओवुलेशन या बिफोर ओवुलेशन, या तो ओवुलेशन होने से पहले, है ना। ठीक है, प्री ओवुलेशन या बिफोर ओवुलेशन एक ही बात होती है, प्री ओवुलेशन या बिफोर ओवुलेशन किया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, इनसाइडर क्रिश्चियन रूबिन ने की थी। कब की थी, 1883 में की थी। ठीक है, कब की थी, 1883 में इनसाइडर क्रिश्चियन रूबिन ने रूबिन टेस्ट की खोज की थी। ठीक है, ये हो गया अपना फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट, ओवेरी की। ठीक है, ओवेरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो यूट्रस से कनेक्ट होता है, दोनों साइड, यूट्रस के दोनों साइड कनेक्ट होता है, पेयर्ड ऑर्गन होता है ये। ठीक है, किसके द्वारा कनेक्ट होता है, ओवेरियन लिगामेंट से द्वारा यूट्रस से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ओवेरी के बारे में हम बात करें तो ओवेरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कब डेवलप होता है, ओवेरी इज डेवलप फ्रॉम गोनाडल रिज, गोनाडल रिज से मुलेरियन डक्ट से डेवलप होता है। कब डेवलप होता है, फीटस में, प्रेगनेंसी के दौरान ये फीटस में डेवलप होती है 9 वीक पर। कब डेवलप होती है, 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम यह डेवलप होती है। ठीक है, ओवेरी की शेप के बारे में हम बात करें तो इसका शेप होता है ओवल शेप या आलमंड शेप जो इसका होता है। ठीक है, इसके कलर की अगर बात करें तो कलर कैसा होता है, ओवेरी का पिंक कलर का होता है। ठीक है, ओवेरी का कलर कैसे होता है, पिंक होता है। कैसे कलर की होती है, पिंक कलर की ओवेरी होती है। और ये डेवलप किससे होती है, मीजोडर्म जर्म लेयर से डेवलप होती है। ठीक है, किससे डेवलप होती है, मीजोडर्म जर्म लेयर से डेवलप होती है। 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर यह डेवलप होती है। ठीक है, डायमीटर की इसकी बात करें, अगर इसका डायमीटर ये कितनी लंबी चौड़ी और मोटी होती है, तो इसके डायमीटर की बात करें तो यह इसकी यह लेंथ इसकी होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई इसकी होती है 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 × 2 × 1 के उसमें पाई जाती है। ठीक है,
तो कितने डायमीटर कितना होता है 3, लंबाई होती है इसकी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर एंड मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट की अगर बात करें तो ओवेरी का वेट कितना होता है, ईच ओवेरी का वेट होता है, एक ओवेरी का वेट होता है 3 से 4 ग्राम। ऑन्स में बात करें तो 0.14 ऑन्स इसका वेट होता है। ठीक है, पेयर्ड ऑर्गन होता है, यह पेयर के रूप में पाई जाती है, 2 ओवेरी होती हैं बोथ साइड यूट्रस के, तो ये पेयर्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, ओवेरी इज कनेक्ट विद, किससे कनेक्ट होती है, यूट्रस से कनेक्ट होती है, किसके द्वारा, ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा। ये ओवेरी है, ठीक है, ये ओवेरियन लिगामेंट्स है, ये ओवेरियन लिगामेंट्स है, तो ये ओवेरी है वो कनेक्ट होती है ओवेरियन लिगामेंट द्वारा, यूट्रस से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, जो ब्रॉड लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट्स का जो पार्ट होता है ब्रॉड लिगामेंट्स, वो कवर करता है ओवेरी को, ओवेरी को कंप्लीट कवर करता है ब्रॉड लिगामेंट, जो कहलाता है मीजो ओवेरियन। क्या कहलाता है, मीजो ओवेरियन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवेरी की ब्लड सप्लाई की। ठीक है, ओवेरी की ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो आर्टीरियल जो ब्लड सप्लाई होती है वो किसके, कौन सी आर्टरी के द्वारा होती है, तो वो ओवेरियन आर्टरी के द्वारा इसको ब्लड सप्लाई होती है ओवेरी को। ठीक है, ओवेरियन आर्टरी जो होती है वो कौन सी आर्टरी का ब्रांच होती है, एब्डोमिनल अओर्टा का ब्रांच होती है। ठीक है, जिससे ओवेरी को ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, वेनस की अगर अपन बात करते हैं तो ओवेरियन वेन के द्वारा इसको ब्लड सप्लाई होती है। जो ओवेरियन वेन होती है वो 2 टाइप में डिवाइड होती है, कौन कौन से भाग में, राइट ओवेरियन वेन एंड लेफ्ट ओवेरियन वेन। ठीक है, कौन कौन से, राइट ओवेरियन वेन एंड लेफ्ट ओवेरियन वेन। राइट ओवेरियन वेन है जो ब्लड को किस में डालती है, इंफीरियर वेना कैवा में डायरेक्ट ब्लड को डालती है। ठीक है, लेफ्ट जो ओवेरियन वेन होती है वो ब्लड को डालती है लेफ्ट रीनल वेन में, फिर रीनल वेन के द्वारा जो ब्लड है तो वो डाला जाता है इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में ब्लड जाता है। ठीक है, नर्व सप्लाई की अगर अपन बात करें ओवेरी की, नर्व सप्लाई किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सबको पता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो T10, T11 एंड T12 नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नर्व सप्लाई करती है S2, S3 एंड S4 स्पाइनल नर्व जो सप्लाई करती है। ये हो गई इसकी ओवेरी की ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवेरी के पार्ट्स की। ठीक है, ओवेरी के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ओवेरी के पार्ट के बारे में। ओवेरी इज कवर्ड बाई जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, ये अपनी ओवेरी है तो इसकी ये जो लेयर होती है बाहर की, ये किसकी बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कुबोइडल एंड 2 कोल्यूमिनर टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कुबोइडल 2 कोल्यूमिनर टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और यह किससे कवर होती है, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से ओवेरी कवर होती है। ठीक है, ओवेरी हैव 2 पार्ट्स, ओवेरी के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें तो आउटर ओवेरियन कोर्टेक्स, कौन सा, आउटर ओवेरियन कोर्टेक्स। ये जो ओवेरी है, ओवेरी की स्ट्रक्चर है, इसमें जो डॉटेड जो पार्ट दिखाई दे रहा है अपन को, ये होता है सारा कोर्टेक्स पार्ट। ठीक है, ओवेरियन कोर्टेक्स पार्ट होता है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ओवेरी होता है, ओवेरी का सबसे बड़ा पार्ट होता है ये कोर्टेक्स पार्ट। डेवलप किससे होता है, ये कोर्टेक्स पार्ट किससे डेवलप होता है, तो मीजोडर्म से डेवलप होता है। ठीक है, ओवेरी कंप्लीट ही मीजोडर्म से डेवलप होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कोर्टेक्स पार्ट भी मीजोडर्म से ही डेवलप होगा। ठीक है, इट कंटेन, यह रखता है इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल सेल। ओवेरी का कोर्टेक्स पार्ट है वो क्या क्या अपने अंदर रखता है, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमल सेल जो होती हैं वो इसके अंदर ही, ओवेरियन कोर्टेक्स पार्ट के अंदर ही होती हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल सेल। ठीक है,
नंबर ऑफ इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स की अगर बात करें, ओवेरी के अंदर कितने ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उसकी अगर अपन बात करें तो ये एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज अपन ग्राफियन फॉलिकल्स की बात करें तो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक की प्रेगनेंसी है, उस दौरान अगर फीमेल फीटस है तो उसमें कितने ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे? 7 मिलियन। कितने ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे? 7 मिलियन ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, यानी कि 70 लाख ग्राफियन फॉलिकल्स 20 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर, अगर प्रेगनेंसी में अगर है फीमेल फिटस तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर एट बर्थ फिटस, बच्चे ने जन्म ले लिया है बच्चे ने, तो उस दौरान एट बर्थ कितने ग्राफियन फॉलिकल्स बचेंगे? 2 मिलियन ग्राफियन फॉलिकल्स रिमेन रह जाते हैं। 7 मिलियन से घटकर एट बर्थ पर 2 मिलियंस रिमेन रह जाते हैं। और प्यूबर्टी तक आते आते, ठीक है, प्यूबर्टी तक आते आते ये 4 लाख ही बच जाते हैं। ठीक है, एट प्यूबर्टी कितने होते हैं? 4 लाख ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। और मीनोपोज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है यानी कि 45 एज के अकॉर्डिंग, तो उस दौरान कितने ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं? तो 10,000 ग्राफियन फॉलिकल्स रिमेन रह जाते हैं। ठीक है, ये हो गई अपने ग्राफियन फॉलिकल्स की बात। एज के अकॉर्डिंग अलग अलग एज में अलग अलग ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवुलेशन अकर बाय रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, एंड ओवेरियन कोर्टेक्स। तो इसमें बताया गया है ओवुलेशन कैसे पाया जाता है? ओवुलेशन पाया जाता है बाय रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। सबसे पहले जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो रप्चर होता है, एंड ओवेरियन कोर्टेक्स, फिर ओवेरियन कोर्टेक्स रप्चर होगी। ये ओवेरियन कोर्टेक्स है, ठीक है, ये ओवेरियन कोर्टेक्स रप्चर होके ये ओवुलेशन हो गया। क्या हो गया? ओवुलेशन। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होगी, ये ओवुलेशन हो जाता है। तो ऐसे ओवुलेशन पाया जाता है। ये कौन सा पार्ट के बारे में पढ़े अपने? आउटर ओवेरियन कोर्टेक्स के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे ओवेरियन मेडुला पार्ट की। ठीक है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये होते हैं ओवेरियन मेडुला पार्ट। ठीक है, तो ओवेरियन मेडुला पार्ट की बात करें तो इट इज ब्लड हाईली ब्लड सप्लाई, ब्लड नर्व एंड लिम्फेटिक सप्लाई पार्ट। ठीक है, ये कैसा पार्ट होता है? इसमें हाईली ब्लड एंड नर्व एंड लिम्फेटिक सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक सप्लाई मेडुला पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ओवेरी, ओवेरी का सबसे छोटा पार्ट होता है कौन सा? मेडुला पार्ट। कोर्टेक्स पार्ट तो सबसे बड़ा पार्ट होता है एंड स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मेडुला पार्ट। इन इनर साइड, ओवेरी के अंदर की साइड जो पाया जाता है मेडुला पार्ट, वो सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, इट कंटेन स्पेशल टाइप सेल। ये जो मेडुला पार्ट जो दिखाया गया है ये सब, इसमें स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? लेडिग्स सेल या हाइलस सेल। सॉरी, कौन सी सेल कहते हैं? हाइलस सेल कहते हैं। ठीक है, मेडुला पार्ट में कौन सी सेल पाई जाती है? हाइलस सेल पाई जाती है, जो होमोलोगस होती है। किसके किसके होमोलोगस होती है? लेडिग्स सेल ऑफ टेस्टिस इन मेल। मेल के अंदर जो लेडिग्स सेल पाई जाती हैं उनके होमोलोगस होती है हाइलस सेल। और हाइलस सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? ओवेरी में प्रेजेंट होती है, मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो कि होमोलोगस होती है मेल की लेडिग्स सेल में। लेडिग्स सेल पाई जाती हैं टेस्टिस में। ठीक है, समझ में आ गया? स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है मेडुला पार्ट में जिन्हें हाइलस सेल कहते हैं। हाइलस सेल किसके होमोलोगस होती हैं? लेडिग सेल्स के होमोलोगस होती हैं, जो कि टेस्टिस में पाई जाती हैं मेल के अंदर। ठीक है, इसके हाइलस सेल और इसके फंक्शन जो होते हैं वो अननोन फंक्शन होते हैं। ठीक है, नो रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस, जिनका रिप्रोडक्टिव कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता रिप्रोडक्शन में। तो ये हो गए ओवेरी के पार्ट की बात। ठीक है, ये अपनी ओवेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओवेरी का डिस्क्रिप्शन हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम एक कुछ स्पेशल बात करते हैं। ओवेरी के कुछ डिसऑर्डर, ओवेरी में कुछ डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ओवेरी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं? तो डिसऑर्डर्स में सबसे पहले नंबर पर आता है ओफेराइटिस या ओवेराइटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो आइटिस वर्ड लग गया लास्ट में, तो इसमें इन्फ्लामेशन होगा। तो डिसऑर्डर्स में हम बात करते हैं सबसे पहले ओफेराइटिस या ओवेराइटिस के बारे में। तो आइटिस वर्ड लग गया, तो आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो किस में इन्फ्लामेशन होगा?
इन्फ्लामेशन ऑफ ओवेरी, ओवेरी में इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? ओवेराइटिस या ओवेराइटिस कहलाता है। सेकंड नंबर का जो डिसऑर्डर होता है वो होता है ओवेरेक्टोमी, ठीक है, जिसमें एक्टोमी वर्ड लग गया है, इसका मतलब है कि पार्ट को रिमूव किया जाता है। एक्टोमी मतलब रिमूव ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो ओवेरेक्टोमी में किसको रिमूव किया जाता है? रिमूवल ऑफ ओवेरी, ओवेरी को रिमूव करना क्या कहलाता है? ओवेरेक्टोमी कहलाता है। एंड थर्ड मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट जो डिसऑर्डर है इसको नोट करेंगे सभी स्टार लगाकर, डबल स्टार लगाकर, ठीक है। ये होता है पीसीओडी, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है? मल्टीपल सिस्ट, सिस्ट मतलब गांठ बन जाती हैं, फ्लूइड फील्ड सैक जो होते हैं उन्हें हम सिस्ट बोलते हैं। तो वो बन जाते हैं ओवेरी के अंदर, फ्लूइड फील्ड सैक बन जाते हैं ओवेरी के अंदर, सिस्ट बन जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इन्हें कब कैसे देखा जा सकता है? ओवेरी लुक लाइक इन यूएसजी, जब अल्ट्रासोनोग्राफी हम कराते हैं उस समय इन्हें देखा जा सकता है। तो कैसी दिखती हैं? हमें नेकलेस अपीयरेंस की जैसी दिखती हैं, ठीक है। कैसी? नेकलेस दिखती हैं, ठीक है। इसके मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? पीसीओडी के मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है एचआरटी करते हैं। क्या होता है एचआरटी? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। जब भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को ठीक किया जा सकता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा ही, ठीक है। फोर्थ नंबर के डिसऑर्डर की हम बात करें तो कुर्कनबर्ग ट्यूमर्स, ये एक ट्यूमर का टाइप है, ठीक है। कैसी ट्यूमर्स होती है? कुर्कनबर्ग ट्यूमर्स कैसी होती है? वहन जब स्टोमक कैंसर, यदि किसी पेशेंट को स्टोमक कैंसर है, ठीक है, वहन जब स्टोमक कैंसर मेटास्टेटिस फैल जाता है, मेटास्टेटिस का क्या मतलब होता है? फैलना। वहन स्टोमक कैंसर मेटास्टेटिस इन ओवेरी, जब स्टोमक कैंसर फैल जाता है ओवेरी के अंदर, ओवेरी तक फैल जाता है एंड ओवेरी को भी अफेक्ट कर देता है, तो उस टाइप की ट्यूमर को क्या बोलते हैं? कुर्कनबर्ग ट्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। स्टोमक कैंसर फैलकर ओवेरी में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कुर्कनबर्ग ट्यूमर्स बोलते हैं। फिफ्थ नंबर का डिसऑर्डर है ओवेरियन कैंसर। कौन सा? ओवेरियन कैंसर, ठीक है। ये साफ सी स्पष्ट बात है, इसमें कैंसर होगा ओवेरी के अंदर, तो मोस्ट डेंजर होता है ये इन फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर सबसे डेंजर कौन सा कैंसर होता है? ओवेरियन कैंसर जो होता है वो सबसे डेंजर होता है। तो ट्यूमर मार्कर, कौन सा ट्यूमर मार्कर इसमें वो होता है? A125 ट्यूमर मार्कर होता है इसमें। तो मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियोसिस साइट इज ओवेरी, एंडोमेट्रियोसिस साइट ही मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियोसिस साइट होती है ओवेरी, जिसके कारण कैन कोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियोसिस साइट ओवेरी है जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। लास्ट एंड फाइनल डिसऑर्डर की बात करें तो मीजो ओवेरियन। कौन सा डिसऑर्डर होता है? मीजो ओवेरियन। ए प्लेस ऑफ ओवेरी, ओवेरी का एक ऐसा स्थान वेयर जहां ब्लड, नर्व एंड लिम्फेटिक सप्लाई चैनल, जहां से ब्लड, नर्व एंड लिम्फेटिक जो सप्लाई होती है वो लो एंड कम मात्रा में एंड एंटर इन द ओवेरी, ओवेरी के अंदर एंटर करती है। ये अपनी ओवेरी है, ये ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई एंड नर्व सप्लाई एंटर कर रही है, तो इस स्थान को क्या कहते हैं? मीजो ओवेरियन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मीजो ओवेरियन कहते हैं। ये हमने कुछ बात की ओवेरी के डिसऑर्डर्स के बारे में। तो ये हो गया अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।